हेलो हेलो, मैं संजय सर अपने चैनल अल्ट्रा बायो पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। उसी प्यार को ध्यान में रखते हुए मैं आज फिर से आपके सामने एक वीडियोस लेके आया हूं, जिसको बोलते हैं दीर्घ बीजाणु जनन। बहुत ही टफ टॉपिक है ये, लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का या मेरे इस हम लोगों के इस टीम का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपको किसी भी टफ से टफ टॉपिक को आसान बना के पढ़ाना, लेकिन मटेरियल में किसी प्रकार की कमी न करना। हम मटेरियल को कम नहीं करते और टॉपिक को एकदम आसान अपनी भाषा में बताते हैं, ताकि आपको पढ़ते समय, आपको वीडियो सुनते समय काफ़ी इंजॉय आ रहा हो, आपको आसान लगे, तो आपको और वीडियो देखने में भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दीर्घ बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा का मतलब होता है बड़ा, स्पोरो का मतलब होता है बीजाणु, जेनेसिस का मतलब होता है जनन, उत्पन्न करना, बड़े बीजाणु को उत्पन्न करना। और बड़ा कौन होता है? शुक्राणु और अंडाणु की मैं बात करूं, सॉरी, परागकोश, परागकण और अंड कोशिका की मैं बात करूं, तो इन दोनों में जो अंड कोशिका होती है वो बड़ी होती है, और अंड कोशिका मादा कोशिका होती है, इसलिए इसे दीर्घ बीजाणु कहा जाता है। तो आज हम लोग दीर्घ बीजाणु जनन पढ़ने जा रहे हैं। तो दीर्घ बीजाणु जनन की परिभाषा क्या है? दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका, दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका से दीर्घ बीजाणु कोशिका के निर्माण होने की क्रिया। शब्द को ध्यान दें, दीर्घ बीजाणु मातृ जनन कोशिका, मात्र मतलब माता कोशिका, दीर्घ बीजाणु माता कोशिका से दीर्घ बीजाणु पुत्री कोशिका के निर्माण होने की क्रिया मेगा स्पोरोजेनेसिस या दीर्घ बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने अभी मैं अपने पिछले वीडियो में बीजांड काय के विषय में पढ़ाया है, और बीजांड काय के अंदर ही बनते हैं, बीजांड काय के अंदर बनते हैं एम्ब्रियो सैक। ये जो सारा प्रोसेस है वो एम्ब्रियो सैक में होने वाले हैं, सॉरी, बीजांड काय में होने वाले हैं। तो बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं, बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में बार बार विभाजन होता है। विभाजन के बाद एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। ये एक सामान्य परिभाषा में बता रहा हूं। होता क्या है कि जो बीजांड काय होता है, उसके बाहर की जो कोशिका होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। मैंने ईपी लिखा हुआ है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिका होती है उसे हाइपोडर्मल सेल कहा जाता है, हाइपोडर्मल। ये हाइपोडर्मल सेल बार बार विभाजित होकर के एक नई कोशिका का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं अर्चेस्पोरियल। अर्चेस्पोरियल सेल, इसको अर्चेस्पोरियल सेल कहते हैं। इसके साथ में एक और कोशिका जनरेट होती है, जिसको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल, सॉरी, अर्चेस्पोरियल सेल का निर्माण होता है। अर्चेस्पोरियल सेल विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक को बोलते हैं प्राइमरी पेरिटल सेल और एक को बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल, SPROGENOUS, स्पोरोजिनस सेल। अर्चेस्पोरियल सेल को दो भागों में बांटा जाता है या बढ़ जाती है, वो है प्राइमरी पेरिटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी पेरिटल सेल विभाजित नहीं होती, और स्पोरोजिनस सेल
में भी विभाजन नहीं होता, ये केवल आकार में बड़ी हो जाती है और परिवर्तित हो जाती है मेगा स्पोर में। मेगा स्पोर, मदर मेगा स्पोर मदर मेगा स्पोर में ये बदल जाती है। और ये मदर मेगा स्पोर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। मैं 1/2 से लिखा हूं, इसको आधा से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। और ये अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है, दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है। अब हम यहां चित्र में आ जाते हैं, वो एक आरेख मैंने बना दिया था। अब चित्र पे आते हैं, ये है बीजांडकाय। बीजांडकाय के चारों तरफ आवरण है, उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में जो सबसे ऊपर की तरफ का लेयर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस बदल करके हाइपोडर्मिस में बदल जाती है। हाइपोडर्मिस विभाजित हो जाती है और ये विभाजित होकर प्राइमरी पेरिटल सेल में बदल जाती है। प्राइमरी पेरिटल सेल में बदल जाती है, या प्राइमरी को ना कहे तो केवल पेरिटल सेल भी कह सकते हैं इसको, पेरिटल सेल, क्योंकि प्राइमरी पेरिटल सेल दोबारा विभाजित होती नहीं, तो इसको पेरिटल सेल भी कह सकते हैं। पेरिटल सेल, और साथ में पेरिटल सेल के साथ एक और नई सेल बन जाती है जिसको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल। अब यहां पे सोचने की बात यह है कि जो पेरिटल सेल है वो विभाजित नहीं होती, और माइक्रोस्पोरोजिनस या स्पोरोजिनस जो सेल है वो भी विभाजित नहीं होती। ये विभाजित न होकर केवल अपना रूप बदल देती है, अर्थात थोड़ी बड़ी हो जाती है। जब ये बड़ी हो जाती है तब ये मदर सेल का काम करती है। मदर मेगा स्पोरोजिनस सेल का काम करती है, और ये मदर मेगा स्पोरोजिनस सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के चार मेगा स्पोर का निर्माण करती है। 4 मेगा स्पोर में से तीन नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते, नष्ट हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। एक जो होता है उसको सक्रिय मेगा स्पोर कहा जाता है, और इसी सक्रिय मेगा स्पोर के द्वारा एम्ब्रियोसेक का निर्माण होता है। और इस एम्ब्रियोसेक के निर्माण के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, मैं अभी यहां पे बताने जा रहा हूं। एम्ब्रियोसेक बनते कैसे हैं। यहां पे मैंने कहा कि 4 मेगा स्पोर बनते हैं, 4 में से 3 मेगा स्पोर समाप्त हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। 1 मेगा स्पोर सक्रिय बनकर निभाग की ओर चले जाते हैं, चलाजा की ओर चले जाते हैं, और ये चलाजा की तरफ जाते हैं तो ये है तीनों निष्क्रिय और ये है एक एक्टिव मेगा स्पोर, ये कहलाते हैं। ये एक्टिव मेगा स्पोर बीजांडकाय के अंदर फैलने लगता है, आकार बढ़ा लेता है, बहुत बढ़ा लेता है, और पूरे बीजांडकाय में एक बड़े आकार में फैल जाता है। जब ये बड़े आकार में फैल जाता है तो इस कोशिका, इस दीर्घ कोशिका के अंदर की जो केंद्रक है वो 2 भागों में बंटने लगती है। 2 भागों में बंटती है तो एक केंद्रक चलाजा की तरफ चली जाती है, यहां चला आया, ये चलाजा है, सॉरी इसके ऊपर का ये चलाजा की तरफ चली आती है, और दूसरा जो केंद्रक है वो माइक्रोपाइल की तरफ चली आती है। ये दोनों केंद्रक फिर से बढ़ती है डबल भागों में, तो ये 1 से 2 बने और ये 1 से 2 बनेंगे। ये दोनों फिर दूसरे राउंड के लिए विभाजित होगी तो ये 2 से 4 बनेंगे और ये भी 2 से 4 बनेंगे। इस प्रकार से 4 इधर और 4
इधर, मतलब चलाजा की तरफ 4 कोशिका बनती है और माइक्रोपाइल की तरफ भी 4 कोशिका बनती है। इसमें से इन चारों में से एक कोशिका बीच में चली आती है ऐसे, और चलाजा की तरफ जो कोशिका होती है उसमें से भी यह कोशिका बीच में चली आती है। मतलब दोनों किनारे पर 3 कोशिका बच गई, और चलाजा की तरफ भी 3 कोशिका और माइक्रोपाइल की तरफ भी 3 कोशिका बच जाती है। अब इसके बाद ये जो चलाजा की तरफ की 3 कोशिका है, इस कोशिका को कहते हैं एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं इसको, प्रतिमुख कोशिका। ये किसी कार्य के नहीं होते, ये नष्ट हो जाते हैं, तो ये बाद में ये नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये जो बीच का कोशिका है ये केंद्रक होते हैं, ये बीच के केंद्रक हैं, इन्हें ध्रुवीय कोशिका के नाम से जानते हैं, ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक यन और यन दोनों होते हैं। इसकी सभी कोशिकाएं हाइपोलॉइड होती हैं, मैं ये बात बताना भूल गया, ये इसकी सभी कोशिकाएं हाइपोलॉइड होती हैं। हाइपोलॉइड का मतलब यन, मतलब गुणसूत्र की आदि। अगर हम लोगों में 46 गुणसूत्र हैं यानी 23, तो यन बराबर 23 हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें जितने गुणसूत्र होंगे, तो किसी पुष्प में जितने गुणसूत्र होते हैं उसकी आधे गुणसूत्र इन सभी कोशिकाओं में होती है। तो ये कोशिका भी यन है, सभी कोशिका यन 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 यन, ये भी तीनों यन, लेकिन ये समाप्त हो जाते हैं। ये दोनों यन हैं, ध्रुवीय कोशिकाएं, ये एक दूसरे से मिल जाती हैं, एक दूसरे से मिलकर एक कोशिका का निर्माण करती हैं, जिसको बोलते हैं द्वितीयक कोशिका, सेकेंडरी न्यूक्लियर। इसको बोलते हैं द्वितीयक कोशिका। ये 2n होती है, क्योंकि 2 मिलकर के बने हैं इसलिए इसको 2n कहते हैं। याद रहे, ये द्वितीयक कोशिका है, इसका नामकरण द्वितीय कोशिका है। इसके ठीक नीचे माइक्रोपाइल की तरफ भी 3 कोशिका होती है। ये तीनों कोशिका भी यन ही होती है, यन, तीनों यन होती है। इसमें से जो इधर के 2 कोशिका हैं उसको कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक साइनर्जिड सेल, और इन दोनों से ठीक थोड़ा ऊपर की तरफ जो एक कोशिका होती है उसको बोलते हैं अंड कोशिका। ये अंड कोशिका, सहायक कोशिका मिलकर के अंड उपकरण का निर्माण करती है, अंड उपकरण का निर्माण करती है। अंड उपकरण में से सहायक जो कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिका, ये बाद में ये भी नष्ट हो जाती हैं। अर्थात निषेचन की क्रिया में ये 2 ही कोशिका भाग लेती हैं, है ना, अंड कोशिका और द्वितीयक केंद्रक। तो इस तरह से ये पूरे एम्ब्रियो सेक का निर्माण कैसे होता है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, और बीजाणु जनन की प्रक्रिया मैंने इस वीडियो में आपको, मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत आसानी से बताया। और अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं, अगर आप इस वीडियो को बहुत मतलब बार बार देखेंगे तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।